देन जी अभी हमारा जो लास्ट चैप्टर है, सेक्शन वाइज नोट्स, वो खालिद साहब ने अपनी किताब के अंदर वो तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन कहीं क्लब नहीं हो सकी, खालिद साहब ने उनको क्या किया, इस चैप्टर में डाल दिया। इस चैप्टर नंबर है जी हमारा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सेक्शन 18। इसमें अच्छी चीज ये है कि इसमें सबसे पहले आपको शुरू में ही कंटेंट्स मिल जाते हैं और इसके अंदर कुछ इश्यूज आपस में आपको मिलते हुए मिलेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आपको मिलेंगे। पिछले चैप्टर्स में तो ऐसा था ना कि हमने सैलरी पढ़ा तो एक चैप्टर में सैलरी का टॉपिक चल रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चल रहा है। यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है और कुछ आपस में इनकी ममासलत भी है। मिसाल के तौर के ऊपर पहले अगर इसको छोड़ दें हम, अच्छा आप बताएं डिविडेंड क्या है एफटीआर में। ठीक है, तो यहां पर हमें ये बात बताई गई कि साहब ये डिविडेंड सिर्फ कैश ही की शक्ल में नहीं होता। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ना, किस किस शक्लों में होता है ये बोनस की शक्ल में भी होता है, कैश की शक्ल में भी होता है, बोनस की शक्ल में भी होता है, डिविडेंड इन स्पीशी की शक्ल में भी होता है। पढ़ा था ना। यहाँ उसने मजीद इसकी कुछ आइटम्स को ऐड किया हुआ है, ये डेफिनेशन है इसकी, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। याद है ना, जितना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे टाइम लगता है उतना ही टाइम बाकी 11 पे लग जाता है। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ से, ये वाले 2 to 7, ये एक ही ग्रुप है पूरे का पूरा। ये है आपकी कौन कौन सी इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है। मुझे इस पे एक एतराज है कि जब आपने सेकंड शेड्यूल बनाया हुआ है इनकम को एग्जेम्प्ट करने के लिए, तो इसको ऑर्डिनेंस में क्यों रखा हुआ है। भाई आपने एक लिस्ट दे दी हुई है सेकंड शेड्यूल में कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, पेंशन एग्जेम्प्ट है, ये चीजें सारी एग्जेम्प्ट है, तो इसको भी वहीं डाल दें। पता नहीं इसकी क्या वजह है कि क्यों उन्होंने ऑर्डिनेंस का इसको हिस्सा बनाया हुआ है। राइट। इसी तरह इसमें देखिएगा रिक्यूप्ड एक्सपेंडिचर्स, आपने को खर्चा किया उसमें कोई बचत हो गई, रिक्यूप होना वापस मिल जाना, रिवर्सल हो जाना। एक होता है री, वो है कि आपने किसी के बिहाफ पे को खर्चा किया, वो पैसे वापस मिल गए। एक होता है वो एक्सपेंस रिक्यूप हो जाना, ठीक है ना, वापस आपको उसमें से कोई बेनिफिट मिल जाना। जैसे आप जो है वो एक घी का डिब्बा लेके आए 5,000 रुपये का, तो उसमें 2,000 रुपये का टोकन निकल आया, तो इसको कहेंगे रिक्यूप हो गया आपको 2,000 रुपया, तो बाकी नेट क्या बचा आपको। तो ये होता है रिक्यूप। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए उसके बाद वहां से कोई इनकम आ जाए, उसका क्या करेंगे। इसकी मिसाल क्या है, पेंशन, सैलरी खत्म हो गई पेंशन मिलना शुरू हो गई, ये वो बात बताई गई है। एसोसिएट की डेफिनेशन ये हमने कर ली थी ना, डेफिनेशन सेल्स टैक्स में, ये वही सेम है। मैंने कहा था वहां दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। एक शख्स फौत हो गया है, डिसीज्ड इंडिविजुअल, उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। क्या मुर्दों में भी टैक्स होगा, ये बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है। भुट्टो जिंदा है, इसका असूल यही है कि भुट्टो, भुट्टो जब तक अपना टैक्स नहीं देगा उस वक्त तक वो मरेगा नहीं। समझ आइए ना। अगर एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, मेंबर चेंज हो जाए, तो टैक्स कौन देगा। सवाल है ना। भाई पहले 4 मेंबर थे, एक छोड़ के चला गया, दो छोड़ के चले गए, अब आगे बाकी लोग, वो जो चले गए हैं टैक्स अभी देना था, क्या वो देंगे या ये वाले देंगे। सही है ना। अच्छा, अच्छा अगर कोई बिजनेस ही बंद हो जाए, उसका टैक्स कौन देगा। एक है कारोबार चल रहा है, एओपी, एक फर्म चल रही है, मेंबर्स में चेंज आ गई, तो टैक्स वालों के पास जाएंगे ना, हमने तो नहीं देना ना भाई।
वो पहले ये 3 लोग चला रहे थे, मैं तो अभी नया आया हूँ, तो क्या इस नए ने पिछले वालों का टैक्स देना नहीं देना, ये सवाल है। दूसरा ये कि कंपनी बंद हो गई है, 5 लोग थे सभी दौड़ गए, एक काबू आ गया है, क्या उसी से टैक्स लिया जाएगा या नहीं? अच्छा जी, अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उसकी डेथ के बाद आपको वो उसका बिजनेस मिले, तो फिर? नहीं, मेरा मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, आप सोचें। ठीक है, कि भी एक बंदे की, ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं कि एक शख्स की डेथ हो गई है और उसने उसको उसका कारोबार किसी और के पास आ गया, तो क्या यहाँ भी भुट्टो जिंदा है या भुट्टो फौत हो गया है? यहाँ भी देखना पड़ेगा। फिर ये जो ग्रुप है ना, इसका ताल्लुक सेकंड शेड्यूल के साथ है, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, कि जो सेकंड शेड्यूल में एग्जेम्पशन है उसकी लिमिट क्या है? क्या चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं या लोग एग्जेम्प्ट होते हैं? मिसाल आपको आपको याद होगा एग्रीकल्चरल इनकम में कि अगर मैं पूछूं राइस एग्जेम्प्ट हैं कि नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी, यस, और उस बंदे के लिए जिसने इस पे एग्रीकल्चरल प्रोसेस करके उगाया उसके लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसके बाद सबके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। यही जो सेकंड शेड्यूल है ना, ये वाला, ये यही बताता है कि इसके एग्जेम्पशन को अप्लाई कैसे करना है ताकि लोग गलत फैसला ना उठा लें। समझ आई ना, ताकि लोग इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करें, तो ये एक अलग ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये मिसलेनियस है, ये कारोबार में चेंजेस का है, ग्रुप बनाने की कोशिश करें, ये सेकंड शेड्यूल के ऊपर डिस्कशन हुई है, ये एग्जाम्शन है, और डिविडेंड जो है इसमें टॉप के ऊपर ये वाला पड़ा है। इस तरह हमें समझ आएगी इसमें। मिसलेनियस जो है सारे इंपॉर्टेंट, वैसे आप कम इंपॉर्टेंस देना चाहें तो इस एरिया को दे सकते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, इससे आपको ज्यादा समझ आती है या कम समझ आती है या कंफ्यूज होते हैं? हाँ जी, जो मैं सवाल करता हूँ भी इसका इस ये सवाल है, इसका ये जवाब है। थैंक यू। देखिए ना, और लॉ जो है, किताब पता क्या होती है किताब? ये एक बात याद रखें, मैं हमेशा पूछता हूँ बुक क्या होती है? बुक जो है ना, ये सवालों के जवाब होती है, ये आंसर होती है। इसमें वो अक्सर सवाल नहीं लिखे होते, सिर्फ उनके जवाब होते हैं। जो स्टूडेंट उस सवाल तक पहुंच जाता है ना जिसका ये जवाब है, वो कामयाब होता है। ये बात हमेशा याद रखें। किताब, अल्लाह की किताब क्या है? सवाल है। कामयाबी कैसे मिलेगी? वकूल कौलन सदीदन। ये कौम कैसे तबाह हुई थी? इसने ये गलतियां की थी। राइट। तो ये जो हमेशा याद रखें, जो भी बुक होती है वो किसी सवालों के जवाब जरूर होती है, उसके बैक एंड के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर वही क्वेश्चन एग्जाम में पोस्ट करता है और आपसे कहता है कि वो जो तुमने किताब में पढ़ा है बताओ इसका जवाब किधर है। और अगर स्टूडेंट पहले ही उस सवाल का जवाब उस क्वेश्चन तक पहुंच चुका हो तो उसके लिए ओपन बुक एग्जाम होता है। मेरे लिए ऐसे ही होता था, मैं क्वेश्चन पढ़ता था तो मुझे एग्जैक्ट पता था इसका ये आंसर है, इसलिए मुझे बहुत देर नहीं लगती थी उसको सोचने पे। मेरी कामयाबी का एक बहुत बड़ा जो है ना वो, उसकी रीजन ये भी है कि मैं खुद भी ऐसे ही प्रिपरेशन करता था। पहली है जी, डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन सेक्शन 42। यूनाइटेड नेशन के लोगों को पाकिस्तान में इनकी इनकम टैक्स नहीं होती। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज एग्जाम्ड इफ ही इज इंटाइटल्ड टू प्रिविलेज्ड अंडर, प्रिविलेज कहते हैं उसको, मराआत दी गई है। मरा प्रिविलेज्ड पर्सन, जैसे हमारे मिनिस्टर प्रिविलेज्ड होते हैं। प्रिविलेज कैसे?
कि जैसे ही वो जा रहे हो तो फिर हम नहीं आगे पीछे हो सकते। देखा ना वो कैसे पुलिस वाले डांटते भी हैं, आस पास गाली भी दे जाते हैं, चलो फलानी के साइड पे हो जा, तुम्हें नहीं पता कि इसको तुमने वोट दिया हुआ है, ये जा रहा है और अब तुम इसके आगे भी आ रहे हो। तो ये एक जो है ना हमारी होती है, शूदर है ना हम लोग, इसलिए थैंक यू। क्यों जी? थैंक यू। तो प्रिविलेज्ड पर्सन ये कौन? अंडर डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट। तो सर इतना लंबा लफ्ज याद करना है, वो पहली लाइन भी याद कर लोगे, अंडर डिफरेंट एक्ट भी तो ठीक हो जाएगा। इतनी चीजें एग्जाम में एनर्जी यहाँ वेस्ट करने की। यूनाइटेड नेशंस में आपको हो, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम यूएन और इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इज एग्जेम्प्ट इफ हिज सैलरी फ्रॉम सच एम्प्लॉय वाज एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान। तो आप कहेंगे सर पेंशन तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको याद है कि वो पेंशन अगर 60 साल से कम आपको मिल रही है और डबल पेंशन मिल रही है, तो हायर वाली जो है वो क्या होगी? लोअर वाली। अगर ये लोअर वाली है तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, राइट। और अगर आपकी री एम्प्लॉयमेंट हुई है तो फिर भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। शर्त क्या है? कि अगर आपकी सैलरी आपको यूनाइटेड नेशन से मिली, वो पाकिस्तान में अगर एग्जाम्प्ट है तो उसकी पेंशन भी एग्जाम्प्ट रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पेंशन। ठीक हो गया? तो यूनाइटेड नेशंस और डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट के अंदर जो लोगों को तनख्वाह मिलती है वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होती। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, रेमंड था एक, अगर आपको याद हो, रेमंड डेविस जो था। अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज पाकिस्तान और यूएस की बात करें, यूएस के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल जो हैं वो यूएस में काम कर रहे हैं, और अगर यूएस हमारे लोगों की इनकम को एग्जेम्प्ट करेगा तो हम भी उनकी इनकम को क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे। सर्विसेज सेम होनी चाहिए। यानी रेमंड डेविस ने आके पाकिस्तान में दो लोग मार दिए, हमारे भी कुछ लोग जाके उनके दो बोन बंदे मार रहे हैं, उनका काम यही है। तो फिर दोनों, इसकी इनकम भी एग्जाम, उनकी इनकम भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मजाक कर रहा हूँ भी, अगर कोई डिप्लोमेट्स जो होते हैं नॉर्मली वो, तो अगर वो हमें एग्जामेशन देंगे तो हम भी उनको एग्जामेशन, ये जरूरत का मुजाहरा है। सैलरी सिर्फ क्या है इसमें, सैलरी ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल इज एग्जाम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इन पाकिस्तान टू सच गवर्नमेंट इफ, ये कंडीशन है इफ के साथ। लोग कहते हैं ना अंग्रेजी में, यार इफ बट्स के बाद, इफ एंड बट्स की बात ना करो, बात बताओ करना नहीं करना, इफ एंड बट ये वो ना करो मेरे साथ, ये बट कश्मीरी शेख अपने पास ही रखो, बात बताओ काम करना है या। तो ये इफ है, शर्त, इसका कहते हैं शर्तों के साथ। ठीक है, वो एक गाना था ना, शर्त होती नहीं कोई प्यार में मगर प्यार तुमने शर्तों पे किया। वो आपके पैदा होने से पहले वाले गाने हैं। हाँ जी। तो आप कहेंगे सर आप हमारे पैदा होने से पहले भी मौजूद थे। तो मैं बिंग बैंग के दौर का तो नहीं हूं ना भाई? क्या ख्याल? द एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। Services are similar to those performed by the Pakistani government official in that country, and the foreign government grants similar exemption to Pakistani government officials. तो पाकिस्तानी ना हो और वो उस मुल्क का क्या हो, एम्प्लॉई हो, और हमारे भी एम्प्लॉई वहां काम करते हो और उन्होंने भी हमें ऐसी एग्जामेशन दी हो, तो फिर जो है वो ट्रीटी समझ लें, एक तरह की रेसिप्रोकल एग्जामेशन कह लें, जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें। एग्जामेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर कोई टेंडर हो इंटरनेशनली, दो मुल्कों के दरमियान हो रहा हो, तो उसमें कोई आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और उसमें से आपको पैसे मिलें, तो उस पर टैक्स नहीं होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अफगानिस्तान है ना, तो नेटो ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब हम अफगानिस्तान में अटैक करना चाहते हैं तो आप हमारी सपोर्ट करें।
कुछ लोगों ने सर्विसेज भी इनको प्रोवाइड की होंगी, असला दिया होगा, चावल प्रोवाइड किए होंगे, बहुत सारी खाने की चीजें। तो दोनों में जो अगर एग्रीमेंट हुआ है, दोनों में इस एग्रीमेंट के अंदर अगर आपको कोई पेमेंट मिल रही है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। ठीक है, उस एग्रीमेंट के अंदर जो आपको certain incomes are exempt under tax treaties, that is an agreement for avoidance of double taxation. Tax treaties shall apply in case of any contradiction. टैक्स ट्रीटीज क्या होती हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि दो मुल्कों के दरमियान में एग्रीमेंट हो जाना कि तुम हमारे लोगों पे टैक्स नहीं लगाओगे, हम तुम्हारे, जैसे मैंने ऊपर अभी बात की है, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स ट्रीटी। ट्रीटी कहते हैं एग्रीमेंट को। Income of a foreign national is exempt to the extent provided in an agreement between Pakistan and a foreign country or a public international organization, ये exempt हो जाएगी। अच्छा, ये लिखा हुआ है इसमें, देखो शहजादे। अच्छा, सोया हुआ है। ये देखो, ये अच्छा कह रहा था जी, इन्होंने ऐड किया इसके अंदर 44A, आई कैप ने अभी नोटिफिकेशन दिया है, तो कि ये एक नया उन्होंने ऐड किया है इसके अंदर ना, एक्ट में चेंज लेकर आए हैं, तो इसमें मौजूद है ये, यानी हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, के लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने के लिए ये है। टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है? डिस्पोजल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, शेयर्स, ज्वेलरी। एडवांस इनकम टैक्स, मिनिमम एंड फाइनल टैक्सेस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शैल बी एग्जाम्प्ट in respect of qualified investment such as Recordec project in Balochistan under the act। तो ये लोग जो इन कंडीशंस को पूरा करेंगे 44A के अंदर, उनके ऊपर एडवांस, फाइनल, मिनिमम कोई टैक्स नहीं होगा, ताकि वो पाकिस्तान में क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि उसको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्वालिफाइड मीन उस कंडीशंस को पूरी कर ले वो इन्वेस्टमेंट जो हमने रखी हुई है। Their associates and companies specified in the act, including third-party lender on account of any loan, shall also be exempt from taxes and other provisions। कि जो लोग भी हमारे पाकिस्तान में इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जाहिर बात है उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, वो बताएंगे, मशीनरी लेकर आएंगे, लोगों से लोन लेंगे, तो जो उनको कर्जा देगा उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट, राइट। जो जो लोग उस इन्वेस्टमेंट में क्वालिफाई करेंगे, जमीन का बेचना, ये वो, सब की इनकम क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। उन पे एडवांस टैक्स भी कोई भी नहीं होगा, मिनिमम टैक्स भी नहीं होगा, फाइनल टैक्स भी नहीं होगा। ये बात यहाँ बताई जा रही। प्रेसिडेंट किसी को कोई भी तोहफा दे दे गवर्नमेंट के पैसों से, उस पर टैक्स नहीं होगा, एग्जाम्प्ट होगा। स्कॉलरशिप, एजुकेशन स्कॉलरशिप अगर दी जाएगी एसोसिएट के अलावा, वो भी एग्जाम्प्ट होगी, यानी मिलने वाले को। अभी तो मुझे याद नहीं है, हमारे दौर के अंदर बहुत सारी कंपनी जो थी वो स्कॉलरशिप देती थी। हाँ, आप नहीं देती? मसलन मुझे पैकेजेस थी, बहुत सारे इदारे थे, वो अनाउंस करते थे कि वो लोग जो अहल हैं, वो हमसे फर्दर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो वो अप्लाई करें, हम उनकी फीस जो है ना वो बियर करेंगे। ठीक है, ये वो बात की जा रही है, एसोसिएट को नहीं। एसोसिएट को नहीं आप कर सकते। जैसे एम्प्लॉयज को दे देना, तो एम्प्लॉयज को अगर आप उसकी एजुकेशन फी देंगे, वो तो उसकी सैलरी की नहीं जाएगी, वो एग्जाम नहीं होगी, वो तो सैलरी का हिस्सा है। कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो, वो भी एग्जाम्प्ट होगी। स्पोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तलाक की शक्ल में जो भी आपको पेमेंट मिलेगी उस पर टैक्स नहीं, वो एग्जाम्प्ट है। अच्छा, यहां देखें, एक चीज हमें यहां से मिल गई कि अगर अलैदगी हुई है और उस शक्ल के अंदर कैश दिया गया है, वो टैक्सेबल नहीं होगा।
वरना मैंने क्या कहा, कैश गिफ्ट दिया जाएगा किसी को भी, बेशक रिलेटिव हो या ना हो, वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में चूंकि ये सेक्शन डिफरेंट है, इसके अंदर क्या हो रही है, अलैदगी। इस सूरत में अगर कैश दिया जाएगा तो वो सेक्शन 48, देखें सेक्शन 39 में तो वो टैक्स हो जाएगा। आप बेशक रिलेटिव है या नहीं है, तलाक के बाद तो रिलेटिव नहीं रहते ना, अलग अलग हो जाते हैं। मेरा ख्याल है ये वाहिद रिश्ता है जिसमें रिलेटिव आप बन सकते भी हैं, बाद में टूट भी सकते हैं। वरना भाई भाई रहता है, बेशक आप उसे बुलाएं ना बुलाएं, बाप बाप ही रहता है, बहन बहन रहती है। ये मियाँ बीवी का वाहिद, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसको पहले एग्रीमेंट होता है, इसको रिश्ता नहीं कहा जाता, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये रिश्ता नहीं होता, याद रखें। लेकिन अब लॉ ने इसको रिश्ते की डेफिनेशन में डाल दिया, पहले नहीं था ये, अब इन्होंने डाला इसे कि बीवी भी आपकी रिश्तेदार है। समझ आई ना। वो अंग्रेज तो एग्रीमेंट के ऊपर ही जनाब 10 बच्चे जो है ना पैदा कर रहे थे, उनके तो एग्रीमेंट ही अलग अलग है। वो तो नेचर के खिलाफ जा रहे हैं ना, वो तो जो नेचर है उसको इम्पेयर करने की कोशिश कर करके। यूट्यूब के ऊपर अब इतने लोग हैं जो रोते हैं अब, जिन्होंने अपने आप के चेहरे को मसख कर लिया, उन्होंने अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अल्लाह की शक्ल का बेड़ा गर्क कर लिया, सारा कुछ जो है ना वो। हम जब भी नेचर से दूर जाते हैं उसका बेड़ा गर्क ही होता है हमारा, हमें कुछ सुकून नहीं मिलता। रात को जागना शुरू कर दें, आप कैंसर के तरफ जाना शुरू कर देंगे। नहीं, मैंने भी तो स्टडी किया, मैंने भी सीया किया। हमने मैंने मेरे मेरे से तो रात को पढ़ा ही नहीं जाता। बेटा कॉज कोई भी हो, माँ स्वाए जो रात को कहा है कि जी जागो, इबादत के लिए जो कहा गया है। और वो भी ये नहीं कहा गया कि आपने बस इबादत के लिए जागना है, साधु बन के बैठ जाना है। जिस्म का हक है। बहरहाल मैं इस बात को नहीं समझता कि पढ़ाई के लिए, गुड कॉज के लिए भी रात को जागा जाए। अल्लाह ने कहा है वरनाऊ मैं सुबह था, जब कह दिया अल्लाह ताला ने कि भी मैंने रात सुकून का सबब बनाई है, आप पुठे सीधे भी हो जाएं, ये सुकून नहीं मिलना आपको, ये रात को ही मिलना है। वो ग्लैंड्स ने रात को ही एक सिक्रीशन स्टार्ट करनी है, दिन को नहीं उसने करनी है, आप जो मर्जी कर लें। बात सादा सी है, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के देख लें, वो नहीं होना हमारा ही। मैंने एक दिन एक बात पढ़ी बड़ी अजीब मेरे जहन में, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा को सूरह कहफ में उसकी तिलावत करता हूँ, मैंने उसको हिफ्ज भी किया हुआ है। उसके अंदर एक जर्मन था, तो अपना वाकया वो सुनाता है, मैं आपको उसका लिंक मुझे मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो कहता है मैं ना ऐसे मेरी फ्लाइट थी तो एक मुस्लिम मिला, तो उसने मुझे कुरान पाक गिफ्ट किया कि ये रास्ते में जाते हुए ट्रैवल है तो पढ़ लेना। तो कहता मेरा दिल किया कि जैसे ही ये साइड पे होगा तो मैं क्या करूंगा कि इसको डस्टबिन में फेंक दूंगा, मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक है, नफरत करते हैं वो हमसे। तो कहता मैंने, जाहिर बात है वो एथिकली भी बड़े अच्छे हैं। कहता मैंने उसको पकड़ा और पॉकेट में मैंने डाल दिया कि यार चलो ये साइड पे हो। कहता मैं भूल गया, जाहिर बात है बोर्डिंग हो रही होती है, जाना होता है, फ्लाइट है, टाइम है। कहता जब मैं बैठ गया, सेटल हुआ ना, तो मुझे मैं महसूस हुआ कि मेरी जेब में कुछ चीज, तो वो कुरान पाक था। कहते मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, टाइम था मेरे, मैंने कहा देखता हूँ क्या है ये। अच्छा, सूरह कहफ जो है ना, कहफ वाले यहूदियों में भी ईसाइयों में भी उनको पता था इस वाक्य का, ये सब मानते हैं इसको। कहते मैंने जब उसमें आया ना आगे, जब मैंने उसको देखा कि अल्लाह ताला ने उसमें लिखा हुआ है कि हमने इन जो बंदे थे इनकी करवटें बदलते थे, और कुत्ता बैठा हुआ था जम के, और 309 साल ये वहां रहे, ये हमारी कुदरत की निशानियां हैं। कहते मैं इस बात पे क्लिक किया कि यार ये बात कैसे है कि इनकी करवटें तो कुत्ते की करवटें क्यों नहीं बदली गई। तो कहता कि मैंने वापस आके मैंने रिसर्च शुरू की, डॉक्टर होगा कोई। तो कहता मैंने देखा कि कुत्ते की स्किन के नीचे
एक एंजाइम्स होते हैं जो उसकी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, इंसान के नीचे नहीं होते। ये नहीं कि आप किसी को कहें और कुत्ते बंदे तो उसके नीचे एंजाइम पैदा हो जाए, वैसे वो तो आप उसको वो कह रहे हैं। वो कहता है मैंने देखा कि इंसान को करवट की जरूरत पड़ती है रात को। ये जब एक ही साइड पे लेटा रहता है ना, तो वो ब्लड सर्कुलेशन इसकी जो है ना वो वहां पर डिस्टर्ब होती है, फिर अपनी करवट लेता है, फिर सेटल होता है, अपने आप को घुमाता है ये, इसको जरूरत है। तो उसने फिर इस्लाम को बोलने कि यार ये एक बात कोई इंसान नहीं कर सकता। ये जिसने कुत्ते को बनाया है और जिसने इंसान को बनाया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर वो है, ये वही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस बात पर यकीन है कि वो बात बिल्कुल सही जो है ना उसके अंदर बयान की गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें। अच्छा जी, रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल बैड डेट्स की तरह है। जैसे हमने याद होगा सेक्शन 29 में हमने पढ़ा था कि आपको बैड डेट्स अलाउ हो गए 100 रुपए के, एक्चुअल हुए आपके 70 पे, तो आप क्या करते थे? 13 इनकम बना लेते थे। बिल्कुल वैसे ही है ये, कि अगर आपको कोई एक्सपेंस अलाउ किए गए वापस हो गए तो क्या करेंगे? उसको रिक्यूब्ड कर लेंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि भाई मेरा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है, फौतगी हो गई है सोर्स ऑफ इनकम की, उससे मुझे कोई इनकम जनरेट होगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। वो ऐसे ही है जैसे वो जिंदा है अभी। ठीक है। मिसाल के तौर पे जॉब खत्म हो गई, पेंशन मिल रही है, क्या होगा? सैलरी की नहीं जाएगी, बेशक एग्जाम्प्ट है। गोल्डन हैंडशेक मिल गया, कोई पास पेमेंट थी, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने किए होंगे जिसमें कहता जी वो फलां होटल को छोड़ के आ गया, अब उसको ये पेमेंट्स मिली हैं, तो क्या गिना था? सैलरी। कारोबार बंद हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ आप वाइंड अप कर चुके हुए हो, तो क्या करना चाहिए पता है आपको? 15 दिन के अंदर अंदर टैक्स वालों को बता दें कि भाई मैं कारोबार बंद कर चुका हूँ। वेबसाइट आपकी चलती रही थी, 5 साल के बाद जाके किसी ने आपसे वेबसाइट बाय कर ली 5 लाख रुपए की, वो बिजनेस ही गिना जाए। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी। ये डेफिनेशन लें जी। एक बंदा फौत हो गया, डिसीज्ड इंडिविजुअल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के फंक्शंस क्या है, उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां लगेगी? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शेल बी लायबल, ये उसका जिम्मेदारी है, फॉर एनी टैक्स दैट द इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल फॉर इफ द इंडिविजुअल हैड नॉट डाइड। बस सादा अल्फाज में, the legal representative of the deceased individual is liable for any tax liability of the deceased person, खत्म। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसकी जायदाद उसमें घुसेड़ लें। बस जो पैसा, मिसाल के तौर पे मिस्टर ए ने फौत हो गए हैं, तो उनका 10 मिलियन उनकी जायदाद थी, ठीक है ना? टैक्स वाले मांग रहे हैं 12 मिलियन, तो वो मैक्सिमम जो इसकी स्टेट है उसी को दिया जा सकता है। ये नहीं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पैसे उनकी गाड़ियां बेच दी जाएंगी। बड़ी कॉमन सेंस है ये। The liability of the legal representative shall be limited to the extent to which the deceased estate is capable of meeting the liability, बस उसकी हद तक वो होगी। Any tax proceeding taken against the deceased before his death shall be treated as taken against the legal representative। अगर उसकी मिसाल लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती हैं? केस पड़ा हुआ है कोई, मिनिमम टैक्स का, फाइनल टैक्स का, एडवांस टैक्स उसने जमा नहीं करवाया, कोई अमेंडमेंट का उसको नोटिस आया हुआ, तो ये बंदा भुगतेगा उसे, ये उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है? मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, राइट? अगर कोई शख्स कहे कि जनाब इस जायदाद में मेरा हिस्सा है,
तो टैक्स वाले कहेंगे इसका टैक्स भी आपने हमें देना है, तुम इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल। And includes any person who intermeddles with the state of the deceased and were a party sues or is sued in representative character। यानी जिसको इसकी वजह से उसके ऊपर कोई केस फाइल किया जा सकता है, या ये उसकी बिहाफ के ऊपर किसी पे केस फाइल कर सकता है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। सही है। आगे आ गया जी एओपी के दो सेक्शन, एओपी के आगे एओपी फौत हो जाए या एओपी के मेंबर्स में चेंज आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तरीकेकार को, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन। घरों का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कि जैसे कहा जाएगा कि जनाब, एक साहब है ना, तो उन्होंने कहा कि जनाब तुम्हारे अपने घर के साथ, बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। वो कहता बात ये है कि बड़े बड़े डिसीजन तो मेरी वाइफ करती है, छोटे छोटे डिसीजन मैं करता हूँ। नहीं, छोटे छोटे वो करती, बड़े बड़े मैं करता हूँ, सॉरी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी पाकिस्तान में कौन सी पार्टी जीतेगी वो मेरी बीवी फैसला करती है। कश्मीर आज़ाद होगा या नहीं होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बाकी बर्तन किसने धोने हैं, नहीं, वो मैं करता हूँ। मेरे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, मैं भूल जाता हूँ। तो घर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि यार रानू मुरीद हूँ, ये मेरा बेसिक ये है, फंडामेंटल राइट्स हैं उसके, वो मैंने उसके मुताबिक चलने हैं। तो अगर किसी एओपी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाए तो क्या होगा। वेयर अ चेंज अकर्स इन अ टैक्स ईयर, अगर टैक्स ईयर के दौरान कोई चेंज आ जाए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एओपी, liability of filing of the return on the behalf of the AOP for the taxes shall be on the AOP as constituted at the time of filing of such return। वो जो लोग जा चुके हैं वो नहीं रिटर्न फाइल करेंगे। अब जिस दिन डेट आई उस वक्त कौन था, वो दो थे या तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था। ये सूरह कहफ का वाकया है। वो पूछते थे कि तीन है या चार, तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था। पांच थे, छठा उनका कुत्ता था। सात थे, आठवां उनका कुत्ता था। तो ये जो है रिटर्न कौन फाइल करेगा, वो जो उस वक्त मौजूद था। तो क्या टैक्स वो पिछले बंदों को भी देगा, नहीं, हर शख्स अपना अपना टैक्स खुद देगा। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर एक्स वाई और जी थे, यहाँ पर एक्स वाई ए और बी आ गए, तो रिटर्न ये लोग चारों फाइल करेंगे, इनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ जो जी चला गया है उसकी इनकम यहाँ तक, इसकी इनकी यहाँ तक होगी, चारों की। यानी एक्स और वाई की तो पूरे साल की होगी, बाकी ए बी की 6 माह की, जी की भी। लेकिन अगर ये जी दौड़ गया, काबू ना आया, तो फिर यही जिम्मेदार है उसके। असूलन जी अलग है, ए बी अलग है, लेकिन अगर वो काबू ना आया तो फिर यही उसका टैक्स भी देंगे। However, where the tax assessed on the member cannot be recovered from him, यानी आप समझ लें जी, it shall be recovered from the AOP as constituted at the time of filing of tax return। फिर इनको पकड़ा जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूंस ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ द एओपी, एओपी मारी गई, फौत हो गई, खत्म ही हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वेयर एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय एन एओपी हैज बीन डिसकंटिन्यूड, एओपी इज डिसॉल्व्ड, all provisions of income tax code shall apply as if no such discontinuance of भुट्टो जिंदा है। ऐसे ही अप्लाई होंगी कि जैसे ये जिंदा है, इसमें कोई भी ऐसी नहीं हुई। Every person who was at the time of such discontinuation or dissolution a member such AOP and the legal representative of any such person who is deceased। तीन लोग थे उस वक्त, उनमें से एक फौत हो चुका है अब, जब टैक्स वालों ने अप्रोच किया, तो फिर वो नहीं तो क्या करेंगे, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ लिया जाएगा, आओ भाई तुम टैक्स दो। ठीक है। शेल ज्वाइंटली एंड सिवरली, ज्वाइंटली से मुराद होती है इकट्ठे आ गए या कोई एक काबू आ गया। कोई एक आ गया तो सारी फर्म का टैक्स उससे निकलवा लिया जाएगा, सारे आ गए तो
सारे जॉइंटली एंड सेवरली कहते हैं, अलग अलग या इकट्ठे, वो लायबल होंगे। अब किसी बंदे की डेथ हो गई है, ठीक है, नहीं, सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन अ डेथ। एक बाप था, बाप रिटायर्ड हो गया और बेटे ने कारोबार संभाल लिया, ठीक है, या एक शख्स ने कारोबार किसी दूसरे को बेच दिया। फिर पहले बात हुई है पार्टनर्स की, कि पहले तीन थे, अब चार हो गए, एक निकल गया उसमें से। यहाँ है एक ही बंदा है, सोल प्रोप्राइटर था और उसी ने कारोबार किसी को बेच दिया, या बाप रिटायर्ड हो गया, बेटे ने कारोबार को संभाल लिया। उस सूरत में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फिर वही असूल, फिर वही है जो आज मौजूद है, जो काबू आ गया वो रिस्पॉन्सिबल है। टैक्स लाइबिलिटी अलग अलग होगी दोनों की। वही बात अगेन, जो एओबी के रूल है वो यहाँ भी वही है। यहाँ मिस्टर ए था, यहाँ मिस्टर एक्स है। ठीक है जी। वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, प्रीडिसेसर, छोड़ जाने वाला, प्रीडिसेसर, हैज बीन सक्सीडेड इन एनी टैक्स ईयर बाय एनी अदर पर्सन सक्सेसर, नया आने वाला सक्सेसर कामयाब, ठीक है, जानशीन, जानशीन कहेंगे क्या, जो भी है। मसलन आप देखें ना, पहले इमरान खान था, उसको प्रीडिसेसर कह लें, अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, ये सक्सेसर है, ऐसे समझिए। ये जाने वाला और ये आने वाला, ये प्रीडिसेसर और ये सक्सेसर। अदरवाइज देन ऑन द डेथ ऑफ द प्रीडिसेसर, इनकी फौतगी से के बगैर ही इनको सारा पाकिस्तान मिल गया, एंड द सक्सेसर कंटिन्यू टू कैरी ऑन द पाकिस्तान, और सक्सेसर जो है वो पाकिस्तान को कंटिन्यू कर रहा है। द प्रीडिसेसर shall be liable to pay tax in respect of income tax on the year in which the succession took place up to the date to the succession and the previous tax years। तो 2018 से लेके कहाँ तक रहे वो? इमरान खान कब तक रहा था? 2022 के जून तक, राइट। तो यहां तक ये रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्ट के, जब इन्होंने कारोबार को लिया और जब कारोबार को 3.5 साल के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है उनकी प्राइसेस के, हर चीज के। द सक्सेसर मियाँ साहब शेल बी लाइबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम एंड सच टैक्सेस आफ्टर द डेट ऑफ द सक्सेशन। तो जानशीनी के बाद आज तक जो है 2024 के सारे रिस्पॉन्सिबल, जो भी हुआ है वो इसके जिम्मेदार ये है। चले जो भी है, मैं कारोबार की बात कर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बाद में मुझे भी कॉन्फ्रेंस करवा देगा आप जी। ठीक है जी। तो ये जो है इसके अंदर वो होगा, मतलब बात फिर वही है जो पहले जहां से शुरू हुई थी। और अगर वही बात कि अगर वो पिछला बंदा दौड़ गया, अगर ये काबू आ गया, यानी अब जो IMF ने लोन दिया हुआ है वो कौन, किससे लेंगे? वो जो इमरान खान को लिया हुआ है वो कौन पे करेगा? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, क्योंकि देखें कि खान साहब ने भी वही लोन पे किया था जो पिछली गवर्नमेंट ने लिया हुआ था। तो ये बात यहाँ की जा रही है कि अगर अगला बंदा पिछला दौड़ गया, अगला काबू आ गया सक्सेसर, तो प्री डिसेसर के पैसे भी उससे रिकवर किए जाएंगे। हाँ, अगर उसके बाद प्री सक्सेसर के पास प्री डिसेसर काबू आ गया तो उसके पास लीगल राइट है कि उससे पैसे निकलवा लें। नहीं, समझ आ रही है? कि जो छोड़ के गया था वो कहे कि भाई इतना टैक्स है, टैक्स वाले मेरे से पैसे ले गए आके, तो वो उससे इंडेमनिटी के तौर पे वो ले सकता है उनसे, ये भी है।
सेकंड शेड्यूल की कुछ क्वालिटीज बताई जा रही हैं आपको कि सेकंड शेड्यूल की खुसूसियात क्या है। पहली बात है कि सेकंड शेड्यूल में है क्या क्या। सेक्शन 53 बताता है कि इसमें इनकम एग्जेम्प्ट मौजूद है। कुछ ऐसी इनकम है जिस पे लोअर रेट लगाए जाते हैं, वो भी सेकंड शेड्यूल में। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेकंड शेड्यूल की बताएं क्या क्वालिटीज हैं, ट्रेड्स क्या है सेकंड शेड्यूल की, क्या क्या मौजूद है वहाँ। यानी आपसे कोई बंदा कहता है यार तुम मीनार पाकिस्तान गए थे, वहां क्या क्या देखा तुमने, क्या क्या था वहां पर, तो आप बताएंगे कि मैंने जनाब वो बिल्डिंग देखी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ना मैंने 2000 आप देखें 1989 से, आप में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा, मैंने इस वक्त से अपना फाइनेंशियली मैं काम करना शुरू कर दिया था। यानी मैंने अपने आप को देखे एफएससी बी कॉम सारा मैंने सेल्फ फाइनेंसिंग पे चला हूँ। यही मॉडल है इस वक्त गोरों का, जापानीज का, चाइनीज का। वो बोझ नहीं बनते अपने घरों के ऊपर। हम पैरासाइट हैं। पैरासाइट समझे, वो कीड़ा जो होता है जो जनाब किसी के साथ अटैच हो उसका खून चूसता रहता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। इसीलिए वो कामयाब है कि खानदान में बच्चे जो अच्छा उनकी अजीब मुसीबत, हमारे बच्चे भी ज्यादा होते हैं और पालते भी हम हैं। उनके बच्चे भी कम होते हैं, खुद ही पलते हैं। हाँ। तो ये है कि लेकिन ये याद रखें, आपको वहां से कुछ बचे ना बचे, वो आपको एक्सपीरियंस बहुत दे रही होती है चीज सिर्फ। और ये जो शर्माना होता है ना, ये जी मैं करूंगा वो क्या कहेंगे, भी क्या कहेंगे, आप क्या कर रहे हैं, गंद में हाथ डाल रहे हैं आप गलाजत खा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर जो है ना, ये एक अजीब बड़े इस वक्त कारोबार लोगों बच्चों ने शुरू किए हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस तरह के दोस्त डिमोटिवेट करते हैं। नहीं करना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं, मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने वो ना, ठंड बड़ी लग रही थी तो मैंने वो कैप पहनी थी ठंड गर्म में। नहीं भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला, मैं नहीं भी नहीं लेके आया, मैंने वही पहन ली। तो मेरी फैमिली कहती है ये क्या आपने पहना हुआ, टोपी पहनी हुई है, ठंड लग रही है, आज शादी है। तो मैं क्या, मुझे ठंड लग रही, मैं क्या करूँ। तो नहीं लेके आया, मैं क्या टाइम नहीं मिला। अब ये उतार दूं भाई, मैं अपना सर दर्द शुरू करवा रहा हूँ लोगों की खातिर के लोग क्या सोचेंगे। लोग भाड़ में जाएं, मैं उनकी खातिर अपना आप नहीं तबाह कर सकता ना। क्या कहा, जो मुझे सूट करता है मैंने वो चीज पहननी है कि लोगों, पैसा मेरा, जिस्म मेरा, मर्जी मेरी। और पहनूं उसकी मर्जी से। राइट। या तो हो ना कि मुझे किसी ने पसंद करना है यहाँ पर कि जनाब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, फिर मैं पूछूं हाँ तुम्हें सूट कौन सा पसंद है, फिर तो बात समझ आती है। बगैर वजह के जनाब अपने आप को तंग करना। कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मेरा बेटा है छोटा, उसकी एक अच्छी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक दिन वो बिल्कुल वो अच्छा कॉन्फिडेंट है, उसे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होती। मेरे पे ज़्यादा गया वो। एक दिन से मैंने कहा यार जल्दी चलो जरा ना, जाना है बाहर, हमने कहीं जाना था खाने शाने पे। तो मैं रेस्टोरेंट में गया तो मैं देखा जूते उसने दो अलग अलग पहने हुए। मैंने कहा भाई ये क्या पहना हुआ है तुमने। कहता आपने कहा जल्दी चलो, फिर दो जूते मुझे नजर आए, मैं पहन के आ गया।
तो ये होता है कि जिंदगी अपनी जो है वो गुजारे एथिक्स के अंदर जो है वो। तो लो रेट भी हो सकते हैं, टैक्स रिडक्शन भी इसमें मौजूद है। ठीक है, जैसे फुल टाइम टीचर अलाउंस आपने पढ़ा, लो रेट का आपने पढ़ा कि बाद जगहों पर मिनिमम टैक्स जो है वो 1.25 की बजाय 0.25 भी है, 0.5 भी है, ये है ना, ये लो रेट में। तो उसके अलग अलग क्या बने हुए हैं आगे, पार्ट्स बने हुए हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, एनी प्रोविजन। बाज कंपनी के ऊपर कहा जाता है कि इनके ऊपर ये मिनिमम टैक्स अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये चार चीजें उसमें मौजूद हैं। गवर्नमेंट चाहे तो इसमें क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, वो पहले भी करती रही है, दखल अंदाजी आज भी कर सकती है। ठीक है, किस किस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल डिजास्टर में, फूड में मामला हों, बला बला, ये सारी जगहों पर वो क्या कर सकती है। ठीक है, जितनी भी तरमीम जो होंगी, अमेंडमेंट्स होंगी, वो नेशनल असेंबली में रखी जाएंगी, तो फिर जो है ना वो जाकर ये काम उसमें वो किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी और कानून के अंदर टैक्स की एग्जामेशन दी जाए तो क्या उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। कस्टम वाले कह देंगे जी टैक्स में यहाँ फला फला जगह टैक्स नहीं लगेगा, क्या उसको फॉलो करना है या नहीं करना। ठीक है, ये चीज, एक मिनट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और ऑर्डिनेंस आपकी जुरिस्डिक्शन में टांग फंसाए, इधर आके जनाब वो एग्जाम कर दें, ये है। नो प्रोविजन इन एनी अदर लॉ, किसी कानून में, हमारे कानून के खिलाफ कोई भी प्रोविजन नहीं बन सकती। किस लिए, एन एग्जामेशन फ्रॉम एनी टैक्स इम्पोज अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अगर हमने कोई टैक्स लगाया तो कोई दूसरा कानून यहाँ पर उसको एग्जामेशन को खत्म खुद से एग्जाम नहीं कर सकता, हमें हमें कहना पड़ेगा कि जनाब रिडक्शन इन द रेट। वही चार चीजें जो ऊपर सेकंड शेड्यूल ने कही है ना, ना तो रेट में कमी की जा सकती है, ना टैक्स लायबिलिटी में कमी की जा सकती है, ना ऑपरेशन में कमी की जा सकती है। यानी वही जो चीजें जो सेकंड शेड्यूल की हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो सेकंड शेड्यूल के थ्रू ही आपको, अगर आप चाहते हैं कि फलां शख्स पे कम रेट लगाएं तो वहां कानून में नहीं लिखा जाएगा, इधर लिखा जाए। अगर आप चाहते हैं किसी की इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाए तो यहां लिखा जाएगा। आप चाहते हैं कि ये वाली जो प्रोविजन है फलां फलां लोगों पे अप्लाई नहीं होनी, तो वो यहां लिखी जाएंगी। राइट, लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन, ये जो एग्जाम्पशन है ये किसको मिलेंगी, उसी को जिसने, किसको एग्जाम्पशन मिलेंगी, जिसके लिए है। मसलन राइस एग्जाम नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस एग्जाम है, जो मैंने बात बताई थी, ये है लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन। यानी एक बंदा कहेगा, अच्छा एक शख्स कहता है कि चूंकि राइस एग्जाम्प्ट है तो लिहाजा सबके लिए राइस एग्जाम्प्ट है, वो कहेंगे राइस एग्जाम्प्ट नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस एग्जाम्प्ट था, उसकी वजह से ये चीज एग्जाम्प्ट हुई है, बाकियों के लिए एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर जैसे बुक्स हैं, उस पर सेल्स टैक्स नहीं है, वो एग्जाम्पशन है, तो क्या उसकी ट्रेडिंग भी एग्जाम्प्ट है, वो तो टोटली टैक्सेबल है। आप कहेंगे जनाब देखें सेल्स टैक्स में लिखा हुआ है कि ये एग्जाम्प्ट है, सिक्स शेड्यूल में बुक्स लिखी हुई है, तो हम कहेंगे भाई सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में ये टैक्सेबल है। राइट, ये कुछ डेफिनेशन है जो खालिद साहब ने इसमें वो ऐड की हुई है। इसमें एक मेजर चीज बच गई है, वो बचा है डिविडेंड। राइट, वो इंशाल्लाह आज का टाइम खत्म हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, और 12 पेपर में टेस्ट हुआ हुआ है।
डिविडेंड की एक बात तो कॉमन है कि एफटीआर में जाएगा, जिस शक्ल में मर्जी हो ये जाएगा एफटीआर में ही सबके लिए। तो इंशाल्लाह उसको जो है हम वो करेंगे। और साथ कल के दिन हम होप इंशाल्लाह वज़ल न्यूमेरिकल्स को भी स्टार्ट करेंगे। बिजनेस पे क्वेश्चन, हाँ जी, बिजनेस पे क्वेश्चन ले लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन। बड़ी अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है ना यार ये। ऐसे बोल के रखा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं दे दें, ये करते भी होंगे जाके। ये टैक्स रिटर्न वाला है, ये शायद आप ना करें, ये मैं कल करवाऊंगा इंशाल्लाह। सैफ तो सी फैब का है, ये कर लेंगे सैफ वाला। नहीं, इनकम टैक्स की बात कर। अच्छा, ये कर लीजिएगा, इसमें आपका चैप्टर 10 और दोनों रिवाइज हो जाएंगे। इसमें सैलरी भी है और थोड़ा सा बिजनेस होगा ये वाला। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कल आपने नोट करके आना कि सर ये वाला क्वेश्चन करवाएं, ये करवाएं, ये करवाएं, जो आप कहेंगे मैं वो करवाऊंगा कल मेरे को, ठीक है ना। जो आप कहेंगे फिर हम वो करें। जितने हमने पीछे दिए वो सारे हो गए, हाँ जी, पहले जो दिए वो सारे हो गए। कर लिए आपने? नहीं यार, सबने कर दिए, कर लिए, हो भी गए। वो भी गए। पेपर ही ना आपका पास हो जाए। खतरा लग रहा है, हाँ जी, खतरा लग ये चैट जीपीटी से नहीं कर रहे? अच्छा, वाह यार, सॉफ्टवेयर है। नहीं, अगर तो आप ये कर रहे हैं फिर तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, ये बात, ये ऐसा नहीं है कि मैंने समझाया तो आपको समझ आई ना, ऐसी बात है कि आप बड़े कुसूरमा है आपको समझ आ गई। इसको कहते हैं कि अल्लाह बरकत दे देना टाइम के अंदर। बरकत इसी को कहते हैं कि चीज अपने टाइम के अंदर मुकम्मल हो जाए, उसके रिजल्ट्स भी ठीक निकल आए, ये अल्लाह की मेहरबानी होती है। लेकिन हम मेहनत नहीं छोड़ सकते, मेहनत नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अल्लाह के नबी ने कभी भी मेहनत नहीं छोड़ी। आप देखें जरा, गजवा उहद में गए, गजवा बदर में गए, कहा यार जो कुछ है ले आओ। पहुंच गए वहां जाके बदर में कहा कि यार अब स्ट्रेटजी बनाओ, लड़ना कहाँ है। तो ग्राउंड डिसाइड की, किस जगह पर ये है, ये ऊंची जगह है, हमें से यहाँ से नजर आएंगे, वो सामने से आना है इन्होंने। ये कुएं हैं, अब कुएं को बंद करना तो जुर्म है, पानी लोगों ने पीना होता है, लेकिन कहा ये कुएं बंद कर दो, पत्थर डाल दो इनके अंदर। जंग है ना अब। और एक कुआं उसके पास खैमा लगा दिया, स्ट्रेटजी पूरी तैयार की कि लड़ाई होनी है अब। जब हो गई सारी स्ट्रेटजी, फिर हाथ उठाए, यार अब हम जो कर सकते थे ना गिवन सर्कमस्टांसिस में हमने कर लिया। हमने जगह चूज कर ली है, हमने जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो पूरी की है, अब तू हमारी मदद फरमा। इसीलिए जब हमारे मौलवी ये दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह कुफार को तबाह कर, मैं अक्सर आमीन नहीं कहता पीछे। मैं कहता हूँ यार ये क्या तरीकेकार है। हलवा जनाब फेंकी जा रहे हो पेट के अंदर, फल भी खाई जा रहे हो, हर चीज दबी जा रहे हो। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया था? पहले ग्राउंड रियलिटी, फिर जाके दुआ। तो हम खाली दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह इनको तबाह कर दे, या अल्लाह इनको तबाह कर दे। कैसे पॉसिबल? तो हम तबाह हो रहे हैं ना। अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि दो बम और मारो, इनको पहले मारो। ये जो है ना, ये दुआ मांग रहा है, इसने कभी मेरे नबी की सूरत को, सीरत को पढ़ा ही नहीं है। वो क्या कहा गया उस बस्ती में कि यार अब मैं हजरत जिब्राइल को कहा गया इस बस्ती को तबाह करके आओ, बनी इसराइल की। यार अब इसमें एक बंदा है जो कभी भी सजदे से नहीं उठा, उसने हमेशा तेरी इबादत की, कभी नाफरमानी नहीं की, जबरील इसको सबसे पहले इसको मारो। जब मारने लगो ना इस बस्ती को तबाह, इसको सबसे पहले तबाह करना।
इसने कभी भी मेरे बंदों को नहीं जाके कहा कि तुम नाफरमानी कर रहे हो, इसको अपनी जात के ऊपर था सिर्फ। ये चीज जो है, हम सीरत से दूर हो चुके हैं, पढ़ते ही नहीं है कि क्या लिखा गया, हमें कोई परवाह ही नहीं है। इस रात इबादत करेंगे, सारे गुनाह माफ। वे कौन से गुनाह माफ? कल साथ वालों की जनाब आपने उनके ऊपर सारा पानी फेंका हुआ है, पेंट करवाते हुए सारे चींटे उनके ऊपर डाले हुई हैं आपने, सारी रात बारात वाले दिन उनके घर ढोल ढमक्के आप बजाते रहे, उनके घर में बीमार बंदा बैठा हुआ था, वो गुनाह माफ हो जाएंगे आपकी इबादत से? कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला नाइंसाफी करेंगे? आप कब्जा ग्रुप हैं, सारे की जमीनों पे आपने कब्जा किया हुआ है, और आप हज पे जाएंगे तो आज ऐसे हैं जैसे आप माँ के पेट से पैदा हुए, सारे गुनाह माफ। अल्लाह अपने मामला आपके साथ करेगा। इबादत में कमी कुताही है, ये तो नहीं ना कि उसकी जमीन आपने थयाई हुई है और आप माफी होगी आपकी, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं है। तो इसलिए हमें, चूंकि हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है, और बास लोगों ने तो, मौलवी तो नहीं, मैं उलमा भी नहीं कहता, उनको मौलवी भी नहीं समझता, कि जी कुरान खुद नहीं पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। यार हद होगी। अल्लाह ताला कहता है कि हमने इसको आसान बनाया है कोई इसको समझने वाला? तो आप इस आयत के अगेंस्ट जाके अपना फतवा दे देते हो। बस जी इसको इबादत के लिए पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 10 नेकियां होंगी, ये होगा वो होगा। आप भी टैक्स ऐसे ही पढ़ लें जरा, नेकी के लिए, कोई ना समझे बस पढ़ते जाएं, 3 दफा 4 दफा इसको रिवाइज कर लें, और इस साले सवाब के लिए पहुंच जाएं एग्जाम के अंदर। न्यूमेरिकल आए तो उसे कहें जनाब मुझे आप पास कर दें, पास करेंगे वो आपको? अमल ही कोई नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हमें उसको सीखना है, उसको समझना है, खुद पढ़ें। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने निकाह खुद पढ़ाया, हमारी फैमिली में लोग हैरान हो गए, ये तो मौलवियों का काम था। मैंने कहा नहीं, ये हमारा काम है, हमें सीखना है। जो आपके दिल में निकाह के टाइम, मौत के टाइम जो उसकी आपने वो जनाजा पढ़ना है, वो किसी के दिल में नहीं आ सकती। पेड सर्विसेज नहीं है ये, हमने इसको पेड सर्विसेज बना दिया हुआ है। मदरसों में जब आपने डाले ही वो लोग हैं जो बेचारे, जिनको दुनिया का पता ही कुछ नहीं है, तो उन्होंने आपके साथ जो किया, आपके सामने हालत है उसकी, नहीं है? ऐसे ही है। अब खुद अच्छे बच्चे जनाब वो सीए करने आ गए, जनाब वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, मस्जिदों में आपने डाल दिया उन लोगों को जिनके पास खाने के लिए, बेचारों के लिए कुछ नहीं था। उनकी सपोर्ट भी कोई नहीं आप लोगों ने प्रोवाइड की, उन्होंने फिर आपसे एक एक करके बदला लिया, आपकी तबीयत साफ की हुई है। सर आदमी खुद अपना हाथ से निकाल। नहीं, वैसे मना भी कोई नहीं है मर्द की, तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि औरत को जो है वो उसको इजाजत होती है उससे, मर्द को तो कोई इजाजत नहीं है किसी से लेनी। और औरत जो है वो करा सकती है, मतलब कोई बाहर वाली, मतलब उसके अलावा मुझे पता नहीं है औरतों के, क्या औरतें भी निकाह पढ़ाती हैं? आज तक तो मर्दों का सुना निकाह पढ़ाती है। मैंने भी नहीं सुना। सर जनाब जो भाई मसला देखे ना, जब उसका निकाह एक मर्द के साथ हो रहा है तो वो ये खुद क्यों निकाह पढ़ा रही है? नहीं कोई बाहर वाली, मतलब हमने पढ़ नहीं, लिया, मैं वैसे मौलवी भी, को बुलाते हैं। भाई वो जो बंदा बैठा हुआ है उसको कहे तुम निकाह पढ़ा। निकाह क्या है यार? कि भी मैं, आप मुझे कबूल है, वो कहे जी मुझे भी आप कबूल है, आपका ये, बस खत्म होगी बात। ये न, वो यार ये तो ऐसे ही बस। भाई इतना, इतनी बात है ना कि भी मुझे, उसके माँ बाप हों बैठे हुए कहें जी मुझे, हमें इजाजत है, ऐलानिया होना चाहिए। ये नहीं कि कॉलेज के अंदर दो लड़की लड़का कमरे में बैठ के कि मुझे तुम कबूल हो गए मैं तुम्हें कबूल हूं। इससे मना किया गया है। हिजाबो कबूल ऐसे नहीं होगा, ऐलानिया हो, सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हों तो, और उसके वो कह दे जनाब मुझे ये लड़की जो है फलां की बेटी है, मैं उसको कबूल करता हूँ, उसमें लिखत पढ़त होना ये वो, ये तो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट। आप मियाँ बीवी हैं, दैट्स इट, बात खत्म। बाकी ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए डाली हुई हैं कि भाई अगर आप ये काम वो इतना आसान कर देंगे तो पैसे कब देंगे आप?